हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम मध्य प्रदेश के जो शिलालेख हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख एक ऐसा टॉपिक है जिससे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा से सवाल पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो अशोक के अभिलेख हो, अशोक के स्तूप हो, यह मौर्यकालीन मध्य प्रदेश का संबंध रहा हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी क्रम में आज हम कवर करने वाले हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख मध्य प्रदेश में कहां कहां से मिले हैं, जैसे कि हम आज 4 इंपॉर्टेंट अभिलेखों की चर्चा करेंगे, जिसमें एक सांची है, गुर्जरा है, रूपनाथ है और एक है जिसे हम बोलते हैं पनगुड़रिया। तो पनगुड़रिया अभिलेख कहां से मिला है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस अभिलेख की चर्चा करने वाले हैं उस अभिलेख का नाम है गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख बहुत ही फेमस है और भारत में अशोक के उन गिने चुने अभिलेखों में है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिला है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिसमें ज्यादातर उसके लिए जो शब्द मिला है वो मिला है देवानाम प्रिय। देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी मिला है। देवानाम प्रियदर्शी जो हैं वो सारे जितने भी अभिलेख हैं अशोक के, उनमें अशोक का नाम मिला है। केवल कुछ ही अभिलेख ऐसे हैं, कुछ ही अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिला है और उन अभिलेखों में एक अभिलेख है जो बेहद इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गुर्जरा। तो गुर्जरा अभिलेख की 2 बातें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी, कहां से मिला और इस अभिलेख में क्या जानकारी है। तो आइए पढ़ लेते हैं। पहली चीज, यह शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में से है क्योंकि इसमें सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिला है। तो मध्य प्रदेश से मिले किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है, तो वो हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख, प्रश्न नंबर 1। दूसरा, यह कहां से मिला है, यह अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक गुर्जरा गांव है, यह दतिया उन्नाव मार्ग पर स्थित है, वहां से यह अभिलेख मिला है। तो 2 प्रश्न हो गए, कहां से मिला है। तीसरा, अधिकांश शिलालेखों में अशोक को क्या कहा गया, देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, ये प्रियदर्शी कहा गया जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन गुर्जरा जो अभिलेख है, गुर्जरा और मास्की, मास्की कहां है, कर्नाटक, गुर्जरा और मास्की के अभिलेखों में स्पष्ट रूप से अशोक का नाम या उसका नाम अशोक मिलता है। इसमें अशोक याद रखिए, इसके साथ साथ इसमें अशोक के धम्म, नैतिक शासनों, प्रजा के कल्याण की बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गुर्जरा अभिलेख की। इसमें सम्राट अशोक अपनी प्रजा को बुद्ध धम्म और संघ के प्रति समर्पण, अहिंसा, धर्म के आचरण के लिए प्रेरित करते हैं, यानी इसमें धम्म की कुछ बातें लिखी हैं गुर्जरा अभिलेख में। भाषा और लिपि की बात करें, याद रखिएगा अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, तो ये तो कॉमन रहेगा, भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो ये गुर्जरा अभिलेख आपका कंप्लीट हो गया। मध्य प्रदेश के दतिया से मिला है, इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिला है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अशोक के धम्म की बातें भी लिखी हुई हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अशोक का गुर्जरा अभिलेख। इससे जो बाकी प्रश्न है वो कौन से काम के हैं कि अशोक के अन्य अभिलेखों में से क्या कहा गया, देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। लेकिन अशोक के 4 ऐसे अभिलेख हैं, एक है जैसे कि मैंने आपको बताया है गुर्जरा, एक है जिसे हम बोलते हैं मास्की, काफी फेमस है, कर्नाटक में है। तीसरा जिसे हम बोलते हैं नेत्तूर, ये भी कर्नाटक में है। चौथा है जिसे हम बोलते हैं उदयगोलन। ये आपको याद रखना है, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें ये हमको एमपी से मिला है दतिया, बाकी ये तीनों हमको कर्नाटक से मिले हैं। लेकिन ये 4 अभिलेख ऐसे हैं, इन 4 अभिलेखों को छोड़ दिया जाए तो सभी अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवानाम प्रियदर्शी, लेकिन इन 4 अभिलेखों में अशोक नाम मिला है, यानी अशोक का नाम अशोक मिला है। तो वो कौन से 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है, तो याद रखिएगा, एक है मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख, दूसरा है कर्नाटक से मिला मास्की अभिलेख, तीसरा है कर्नाटक से मिला नेत्तूर अभिलेख, चौथा है कर्नाटक से मिला उदयगोलन अभिलेख। इन 4 अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा गया है। आइए अब हम दूसरे अभिलेख की बात करते हैं। दूसरा अभिलेख है, बहुत फेमस है, रूपनाथ अभिलेख। इसके बारे में पूछा जाता है कि रूपनाथ जो अभिलेख है, याद रखिएगा, ये कहां से मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कहां से मिला है। सम्राट अशोक का यह एक लघु शिलालेख है, याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि उसके कुछ बृहद शिलालेख हैं, कुछ लघु शिलालेख हैं, और मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। याद रखिएगा, पुरानी किताबों में यह अभिलेख आपको मिलता है कहां पर, पुरानी किताबों में यह आपको मिलता है जबलपुर में, लेकिन आपको याद रखना है ये वर्तमान में कटनी जिले में स्थित है। 2 प्रश्न हो गए। अशोक का अभिलेख है रूपनाथ, कहां से मिला है, कटनी से मिला है। यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है।
अब इसमें मुख्य विवरण क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं इस अशोक के रूपनाथ अभिलेख की। तो पहली विशेषता यह है कि इसमें जिस शासक का उल्लेख है तो वो शासक कौन है, यह शिलालेख महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, मतलब ये अशोक का है। दूसरा कहां से मिला है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बहोरी वन तहसील, याद रखेगा बहोरी वन तहसील में स्थित रूपनाथ मंदिर परिसर में ये लगा हुआ है। ठीक है, पहले लिखा भी है बोर्ड में, पूर्व में जबलपुर जिला, इसीलिए कुछ पुरानी किताबों में रूपनाथ अभिलेख जबलपुर लिखा रहता है, लेकिन याद रखना ये वर्तमान कटनी की बोहरी वन तहसील में स्थित है, रूपनाथ मंदिर परिसर में। भाषा और लिपि की बात करें अगर हम इसकी भाषा और लिपि की बात करेंगे तो प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि, ये तो आपको याद नहीं रखना, ये कॉमन है अशोक के हर अभिलेख। ये रूपनाथ अभिलेख का जिक्र है, लेकिन ये फोटो थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा, पर इस तरीके से ये बताया गया है। ठीक है सॉरी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जानकारी क्या है, विषय क्या है। तो जो रूपनाथ अभिलेख है उसमें क्या लिखा हुआ है, इस शिलालेख में अशोक ने अपने धम्म के प्रचार और बुद्ध की शरण में जाने के बाद अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश से मिले किस अभिलेख में अशोक ने अपने धम्म अपनाने के बाद जो व्यक्तिगत अनुभव है उनके बारे में बताया है। यानी रूपनाथ अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत अनुभव की जानकारी देता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या अनुभव फील किया था। तो ये इसका मुख्य विषय है। भाषा इसकी याद रखिएगा प्राकृत, और लिपि इसकी कौन सी है, ब्राह्मी है, अशोक का है, कटनी जिले से मिला है। तो दो इंपॉर्टेंट अभिलेख हो गए, एक गुर्जरा और एक हो गया रूपनाथ। याद रखिएगा, गुर्जरा अभिलेख में धम्म की या नैतिक आचरण की बातें हैं और अशोक का नाम अशोक मिला है, और यहां पर जो है अशोक ने अपने धम्म के प्रचार और बुद्ध की शरण में जाने के बाद अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं अशोक के तीसरे अभिलेख की तरफ। अशोक का तीसरा अभिलेख और भी ज्यादा फेमस है, और ये काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है, बहुत चर्चित है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। इस अभिलेख का नाम है पन गुररिया, या ऐसे कहीं कहीं पन गुड़रिया लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, आप समझ जाइएगा इसी की बात हो रही। पन गुड़रिया अभिलेख या ऐसे पन गुड़रिया अभिलेख। ठीक है, तो क्या है याद रखिएगा, पन गुड़रिया या ऐसे पान गुररिया कहते हैं। गूगल या इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो ये पान गुररिया के नाम से आपको देखने को मिलेगा। सेम चीजें जानते हैं, कहां से मिला है, क्या खास है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पान गुररिया बौद्ध विहार है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो अभिलेख है यहां पर एक प्रसिद्ध क्या है, बौद्ध विहार भी है इसी नाम का, उसके साथ एक और विहार का नाम जुड़ता है, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के सीहोर, ये सीहोर थोड़ा गलत लिखा है, बड़ी की मात्रा आती है, सीहोर जिले में पान गुररिया बौद्ध विहार है। पान गुररिया में अशोक के दो शिलालेख हैं, याद रखिएगा, पान गुररिया में अशोक के दो शिलालेख हैं और एक अन्य लेख भी मौजूद है। सभी की भाषा याद रखिएगा क्या है, सभी की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो इससे दो प्रश्न हो गए, पहली चीज ये कहां से मिला है, सीहोर जिले से मिला है। दूसरा, अशोक के यहाँ दो शिलालेख मिले हैं और यहाँ एक अशोक का बौद्ध विहार भी मिला है। अब तस्वीरें तो इसमें नहीं लगा पाया मैं, तस्वीर वो गलती से मिस हो गई हैं, तो तस्वीर हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी लेख में याद रखिएगा मतलब ये जो पन गुररिया अभिलेख है इसमें अशोक की बेटी अशोक की एक बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा द्वारा दान दिए गए विवरण का अंकित है, जिसमें संघमित्रा की पुरातत्विक ऐतिहासिक पुष्टि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और समझ लीजिए ये प्रश्न कैसे आएगा, मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे अभिलेख में अशोक की पुत्री संघमित्रा द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है, या मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा अभिलेख मिला है जिसमें उसकी पुत्री संघमित्रा का उल्लेख मिला है। तो याद रखिएगा वो है पन गुररिया अभिलेख, जिसमें उसकी बेटी संघमित्रा ने जो दान दिया था उसका उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ये वही संघमित्रा है। आगे बात करते हैं। अशोक के शिलालेख पर एक जो प्रमुख बात लिखी है वो यह है कि, याद रखना और इसी से प्रश्न बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जो पन गुररिया अभिलेख है ये आ सकता है और आएगा। तो इसमें से क्या पूछा जाएगा, देखिए पहले की बात ये थी कि पहले इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते थे, केवल ये पूछा जाता था पन गुररिया कहां है।
लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास को महत्व दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के इतिहास से गहरी बातें पूछी जा रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि सांची जो स्तूप है उससे भी अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अशोक के शिलालेख पर एक जो प्रमुख बात लिखी है वो यह लिखी है कि राजा जो प्रियदर्शी, यानी जो प्रियदर्शी राजा, यानी अशोक की बात हो रही है, जो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत विहार की तब यात्रा की जब कुमार संब की मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। अब इसमें एक नया वर्ड जो आपके लिए मैं खोज कर दे रहा हूं वो है उपनीत विहार। जितने भी मेरे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो, सीरियस हो, प्लीज इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको समझ लेना। उपनीत विहार कहां पर है? उपनीत विहार पनगुररिया में ही है। पनगुररिया जो अभिलेख मिला है वहीं पर अशोक के 2 अभिलेख भी हैं, एक विहार भी है, और याद रखिएगा उस विहार का नाम क्या है? उपनीत विहार था उस समय जब अशोक यहां पर आया था। अब इसमें आगे जो लिखा है कि वो ये कह रहे हैं कि प्रियदर्शी राजा यानी अशोक ने इस जगह की तब यात्रा की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तब यात्रा की जब कुमार संब, अब एक नया वर्ड हमको मिल गया, कुमार संब। संभवतः ये व्यक्ति कौन है जिसका नाम कुमार संब है? तो कुमार संब का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? पनगुररिया अभिलेख में, जब कुमार संब की मानेम देश, क्या मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। इसका मतलब यह हुआ कि संभवतः अशोक जब इस क्षेत्र में आया तो कोई कुमार संब नाम का व्यक्ति इस क्षेत्र का प्रशासक था। संभवतः ये जो कुमार संब है ये अशोक के राज परिवार से ही संबंधित कोई व्यक्ति है, क्योंकि कुमार लगा है तो इसका मतलब राज परिवार का है। संब उनका नाम था। मानेम देश संभवतः सीहोर के क्षेत्र को ही उस समय कहा जाता होगा। तो मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। आगे इसका जो मीनिंग है याद रखिएगा, जैसे कि इसमें आगे लिखा भी है कि कुमार संब संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं, और मानेम देश सीहोर के इलाके का ही उस समय कोई नाम रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आसपास इसके कई शैलाश्रय भी मिले हैं, यानी जो हमारा पनगुररिया अभिलेख है उसमें कई बौद्ध शैलाश्रय भी मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शैलाश्रय बौद्ध भिक्षुओं के आवास और साधना स्थल भी बने हुए थे। और इसी प्लेस को याद रखिएगा स्थानीय भाषा में। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हमें जो हमारा ये अभिलेख है उससे मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थानीय भाषा में जो वहां के लोकल लोग हैं इसे सारू मारू की कोठड़ी बोलते हैं, या सारू मारू बिहार सारू मारू अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो सारू मारू याद रखिए, सारू मारू की कोठड़ी या सारू मारू का अभिलेख कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। इसे सारू मारू बोलते हैं। इसी में मानम देश का उल्लेख है और इसी में संब कुमार संब का उल्लेख है। तो ये सारे प्रशासनिक शब्द इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके आसपास कई छोटे छोटे स्तूप हैं और एक बड़ा स्तूप भी है। अब चित्र तो इसमें नहीं मिल रहे हैं, माफी चाहता हूं मैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा पनगुररिया है वहां पे कई स्तूप मिले हैं, कई विहार मिले हैं, कई अभिलेख मिले हैं, बहुत सारा चीजें जो हमें ऐतिहासिक रूप से इस जगह पर मिली हैं। ठीक है, तो प्रियदर्शनाम राजा कुमार संब मानेम देश उपनीत विहार याताया, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अंकित है कि राजा अशोक ने अपने युवराज कुमार संब के साथ उपनीत विहार की यात्रा की जब वह मानेम देश का प्रशासनिक प्रमुख था। यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं की साधना स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। तो याद रखिएगा ये जो हमारा अभिलेख है पनगुररिया अभिलेख, इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एक तो ये शब्द निकल कर आया उपनीत विहार, कुमार संब जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानेम देश बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसमें अशोक की बेटी संघमित्रा के दान का उल्लेख है और इस अभिलेख को स्थानीय लोग सारू मारू की कोठड़ी या सारू मारू अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह अभिलेख भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आखिरी अभिलेख है सांची का। देखिए सांची बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं सांची हमारे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सांची का अभिलेख, सांची का जो अशोक अभिलेख है जिसे सांची लघु स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सांची के जो देखिए अशोक के अभिलेखों में एक और खास बात है कि अशोक के अभिलेख अलग अलग टाइप के स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं। स्तंभ लेख भी 2 तरह के हैं, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो ये लघु स्तंभ लेख है, माइनर पिलर एडिक्ट है। इसके अलावा अलग अलग तरह के हैं, तो ये आपको याद रखना है। सांची का अशोक का अभिलेख जिसे सांची लघु स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप परिसर में पाया गया है। तो ये तो आपको याद रहेगा कि कहां से मिला है,
सांची रायसेन में है, तो वहीं से स्तूप में, वहीं सांची स्तूप के परिसर में एक अभिलेख मिला है अशोक का, जिसे हम बोलते हैं सांची लघु स्तंभ लेख मिलते हैं। इसकी खास बात क्या है जान लेते हैं। देखिए सांची अशोक स्तंभ की मुख्य खास बात क्या है। पहले मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सांची एक प्लेस का नाम है और सांची से हमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अभिलेख मिला है, जिसमें उनके एक सचिव वीर सेन का उल्लेख है, या सॉरी उनके एक सेनापति का उल्लेख है जिनका नाम अम्रकादर्भ था। यानी जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके सेनापति अम्रकादर्भ का उल्लेख मिला हुआ है, जिसमें उन्हें सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा गया है और उन्होंने उस समय सांची के बौद्ध संघ को दान भी दिया था। इसके अलावा सांची स्तूप परिसर में हमें सातवाहन शासकों के भी सांची के तोरण से अभिलेख मिले हैं। सांची जो सातवाहन शासक है जिसका नाम था सातकर्णी प्रथम, तो उसका भी हमें मिला है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का भी हमें अभिलेख मिला है। तो सांची से हमें कई शासकों के बारे में अभिलेख मिले हैं, लेकिन फिलहाल हम अशोक के अभिलेख की बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है तो याद रखिएगा। सांची का जो अशोक का अभिलेख है वो बहुत चर्चित क्यों है कि इसका जो मुख्य विषय है वो संघ भेद है। ये संघ भेद क्या होता है। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, दुनिया जानती है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन अशोक ने जितना काम उसके प्रचार के लिए किया उतना ही उसे तोड़ने से बचाने के लिए किया था। तो याद रखिएगा इस अभिलेख का जो मुख्य उद्देश्य है वो बौद्ध संघ में एकता बनाए रखना था। इसमें अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संघ भेद यानी संघ में फूट डालने के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी है। ठीक है, दंड का प्रावधान भी इसमें बताया गया है सांची लघु स्तंभ लेख में। इसमें लिखा है अभिलेख के अनुसार जो भी भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा उसे सफेद वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब अशोक ने एक कड़ी चेतावनी इस स्तंभ लेख पर लिखवाई है कि जो भी व्यक्ति संघ भेद करने का प्रयास करेगा उसका सिर मुड़वाकर सफेद वस्त्र पहनाकर उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। ये अशोक की इसमें कड़ी चेतावनी है। लिपि और भाषा सेम है, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में यह अभिलेख मिला है। समानता याद रखिएगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। समानता, सांची का यह लेख सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों के समान है। दोस्तों दोबारा से सुनिए, सांची का वह प्रसिद्ध लघु स्तंभ लेख जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह लिया गया है, जिसमें वो 4 शेर बने हुए हैं, वो खूबसूरत सारनाथ स्तंभ लेख की मैं बात कर रहा हूं। उसमें भी सेम लाइन लिखी है कि जो भी भिक्षु या भिक्षुणी बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास करेगा उसका सिर मुड़वाकर उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। सेम चीज उसमें कौशाम्बी स्तंभ लेख में भी लिखी है। तो याद रखिएगा ये सांची, सारनाथ और कौशाम्बी तीनों में इसकी सिमिलर बातें हैं, यानी संघ भेद को रोकने का प्रयास अशोक ने किया है, क्योंकि उन तीनों में ही संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए हैं। महत्व ये अभिलेख सांची वाला क्या दिखलाता है, इसका क्या महत्व है। यह दर्शाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी बने बल्कि उन्होंने धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए प्रशासनिक आदेश भी जारी किए। ऐतिहासिक रूप से सांची अशोक के लिए व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी पत्नी जिनका नाम था देवी या महादेवी जिनको बोलते थे, देवी विदिशा की रहने वाली थी और आज यह स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अशोक के जो 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, गुर्जरा, सांची, पनगुड़रिया और रूपनाथ, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम और भी चीजों को कवर कर सकते थे, लाइक उनके विहार है, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सांची के और सांची जो स्तूप है उसकी तोरण पर जो खास बातें लिखी हैं, मुझे लगता है उस पर एक वीडियो बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सांची के जो तोरण है उस पर कई मूर्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में पहले प्रीलिम्स में पूछा गया है। सांची तोरण जो है उन पे कुछ राजाओं के अभिलेख भी मिले हैं, उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम एक अलग वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अशोक के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अशोक के विहार कहाँ कहाँ से मिले हैं, अशोक के स्तूप कहाँ से मिले हैं, उस पर एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू। याद रखिएगा सांची, गुर्जरा, पनगुड़रिया और रूपनाथ कहाँ से मिले हैं, क्या खास बात है, और आपका प्रीलिम्स में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।